हेलो एंड वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। दोस्तों क्लास 10वीं आपकी सोशल साइंस हमने स्टार्ट की। सोशल साइंस में हिस्ट्री जो कंपोनेंट है उसको हमने स्टार्ट किया और पहला चैप्टर जो था आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म, इसको भी हमने शुरू किया था। ठीक है, उस लेक्चर को आपने देखा होगा। उसमें मैंने आपको क्या बताया था राइज ऑफ नेशनलिज्म में कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ता है। उसमें हमने देखा कि नेशनलिज्म क्या होता है, यूरोप कहां पे है, वो एक कॉन्टिनेंट है, नेशनलिज्म बढ़ा। हमने देखा नेशनलिज्म की जो फीलिंग है सबसे पहले फ्रांस में शुरू होती है। क्यों? क्योंकि 1789 में फ्रांस में पहला रेवोल्यूशन होता है, यानी कि पूरे के पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करें तो फ्रांस वो देश था जहां पे रेवोल्यूशन ये होता है। ये हमने देखा। ये वाला पेज में जो पिछला वीडियो था हमारा, पिछला जो लेक्चर था, उसमें हमने एक पेंटिंग के बारे में पढ़ा और वो पेंटिंग था फ्रेडरिक सोरियो का। वो पेंटिंग किसका था? फ्रेडरिक सोरियो का था। और फ्रेडरिक सोरियो उस पेंटिंग में बताता है किस तरीके से ये जो सारे नेशंस, मुल्कों के जो लोग हैं, लंबी सी एक ट्रेन की तरह ये आ रहे हैं, अपने अपने मुल्क का, अपनी अपनी कंट्री का झंडा लेके आ रहे हैं। एंड दे आर पेइंग होमेज, रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं किसको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दोनों हाथों में हमने देखा एक तो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट थी, चार्टर ऑफ राइट्स का चार्टर था। ये देखा ऊपर से ये एंजल भी इनको क्या कर रहे हैं? आशीष और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा। इससे से जुड़े न्यू वर्ड्स भी हमने देखे। नाउ आज हम इसके आगे चलेंगे। ठीक, जिन्होंने वो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में वो है, जाके आप देख लेना उसको। ठीक है, चलते हैं आज के अपने इस लेक्चर पे। दोस्त आज का जो लेक्चर हमने पढ़ना है वो ये वाला पेज पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका 1। ठीक, ये वाला पेज हमने देखना है और हमारी हेडिंग है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब ये हेडिंग क्यों लिखी गई है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशन का आइडिया देखो पहले तो ये समझो। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप सभी को पता है कि भाई 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। और रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं और वहां पे चुनी हुई जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में विद्रोह कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत परेशान होते हैं, उनके पास कोई राइट्स नहीं होते, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, गरीबी है, भुखमरी है। तो लोग परेशान होकर राजा के अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं। वो बोलते हैं हमें राजा की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। ऐसे पूरी दुनिया में कई सारे रेवोल्यूशंस है। क्लास 9th में आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, ऐसे अमेरिकन रेवोल्यूशन। इन सबसे पहले तो डिफरेंट रेवोल्यूशंस हैं। तो इसी रेवोल्यूशन में आइडिया ऑफ अ नेशन जो है वो सामने आता है। जैसे मैंने बताया था नेशनलिज्म, अपने देश से प्यार, फीलिंग ऑफ लव फॉर नेशन। तो नेशन का मतलब ये एक ऐसी जमीन, एक ऐसी टेरिटरी जहां के लोगों में देश प्रेम है ना, उसको हम बोलते हैं नेशन। ठीक है, तो इंडिया जैसे एक कंट्री तो है लेकिन इंडिया एक नेशन भी है। इंडिया के लोगों को इंडिया से प्यार है, जैसे हमें इंडिया से प्यार है ना, तो वही वो है नेशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा कुछ होता है जहां पे आइडिया ऑफ नेशन सामने आता है, जो इस पेज में हमने पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आपके ही इस पेज की लाइन में आपको पढ़ के बताता हूं। बोलता है देखिए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो आपका वन वर्ड बन गया। बताओ जी, पहला एक्सप्रेशन, पहली फीलिंग, पहला नेशन का आइडिया कहां पे आया दोस्त? फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया। कब? 1789 में। लोगों ने बोला नहीं जी, हमारा देश फ्रांस, हम इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होके एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाते भी हैं। ठीक है, चलते हैं। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्या बोलता है? बोल रहे जब 1789 में रेवोल्यूशन हुआ, 1789 में जब रेवोल्यूशन हुआ तो दोस्त वहां की जो सॉवरेनिटी थी, ठीक है, सॉवरेनिटी थी, सॉवरेनिटी का मतलब है पावर, ठीक है, इंडिपेंडेंस, पावर, स्ट्रेंथ, वो मोनार्की से चेंज हो गई। वो मोनार्की से चेंज हो गए किसके पास चलेगी? सिटीजन्स के पास चलेगी दोस्तों, सिटीजन्स के पास चलेगी, यानी कि आम लोगों के पास चलेगी। दोस्तों जब आम लोगों के पास पावर जाने का मतलब ये होता है कि उनके पास वोटिंग का राइट होता है। पहले राजा को, जब हम राजा को चुनते हैं
तो वोट करके थोड़ी चुनते हैं राजा को। राजा तो अपने बल पे बनता है ना, अपनी पावर पे बनता है। तो जो गवर्नमेंट होती है उसको लोग चुनते हैं। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे मैंने ये गॉगल्स क्यों लगाए, मेरी आंखें थोड़ी खराब है, समझना। तो सिटीजन्स के पास नाउ, अब ये जो सिटीजन्स हैं ये क्या करेंगे जी, वोट करेंगे। ये क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और दोस्तों इन्होंने 1789 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसी वजह से यहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग जागती है, और इसी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। और यूरोप के आसपास जितने भी मुल्क और थे, चाहे वो जर्मनी है, चाहे बाद में वो रशिया है, तो वहां पे भी ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो है ये फैलना स्टार्ट होती है। तो एज ऑफ नाउ आप ये समझे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहली बार आइडिया ऑफ नेशन सामने आया, और लोगों ने राजा की गवर्नमेंट को खत्म करके, कौन राजा था अगर आपको याद होगा, 9th क्लास, लुइस, ठीक है, लुइस 16, बर्बन डायनेस्टी, तो इसको तख्त से हटा देते हैं और यहां पे एक गवर्नमेंट चुनी जाती है। और उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं दोस्त, उसको हमने बोला, अगर आपको याद होगा, स्टेट जनरल, वो आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्टेट जनरल, स्टेट जनरल क्या था, ये इलेक्टेड बॉडी थी दोस्त। ये क्या थी, इलेक्टेड बॉडी ऑफ सिटीजन्स, इलेक्टेड बॉडी ऑफ सिटीजन्स। हमारे यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट है ना, हमारे यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट है, सारा का सारा देश को चलाने का काम, लॉ बनाने का काम इंडिया में कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, राजा की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। राजा ने बोले ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और राजा से पावर शिफ्ट होगी सिटीजन्स में। और सिटीजन्स ने, जो बंदे चुने हुए थे, ठीक है, उस बॉडी को हमने क्या बोला था, स्टेट जनरल। स्टेट, आपकी बुक में भी ये जिक्र आएगा। तो पावर जो है स्टेट जनरल के पास चले जाती है। इस स्टेट जनरल में कौन लोग हैं, इलेक्टेड बॉडी ऑफ सिटीजन्स है। इलेक्टेड बॉडी मतलब ये है कि जिन लोगों को लोगों ने चुना है, जैसे हम पार्लियामेंट में लोग चुन के भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, स्टेट इलेक्शंस होते हैं, गांव में आपके उसके पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, तो लोग उनको चुनते हैं। वही यहां पे ये बात लिखी है, देखें आप, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो आए इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आए, इट लीड या इट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। और उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था स्टेट जनरल। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई आगे चल लेते हैं। नाउ अब दोस्तों, अब ये तो बोल दिया कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में आइडिया ऑफ नेशन सामने आया और लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। अब यहां पे हमारे पास ये बड़ा एक सवाल है कि ऐसा क्या किया लोगों ने, कि ऐसा उस एक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स ने, या फिर वहां के जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि क्या आ सके अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आ सके अमंग द फ्रेंच पीपल। दोस्तों बड़े ध्यान से मेरी इस बात को समझना, ठीक है। जब हम अपने इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इंडियाज इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, और जब हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, तब हमें, आपको याद होगा, तब हम कई अपने लीडर्स का नाम याद करते हैं। शहीद भगत सिंह को याद करते हैं, गांधी को याद करते हैं, ठीक है, देन हम बोस को याद करते हैं, लाला लाजपत राय को याद करते हैं, करते कि नहीं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने अपने देश के लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को इंस्पायर किया। इन्होंने बोला हम इंडियंस हैं, ये लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं, ये लोग हमें गुलाम बना के रख रहे हैं, इन लोगों ने हमारा सारा पैसा लूट लिया। तो लोगों को अवेयरनेस फैलाई, ठीक है जी। देन उसके बाद में आप देखेंगे जितने लोग पेंटर्स थे, उन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई। तो जब लोगों ने भारत माता की पेंटिंग देखी तो उनमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग जागी, देखा। अच्छा, उसके बाद जो सिंगर्स थे, उन्होंने, जो राइटर्स थे, उन्होंने गाने लिखे दोस्तों, वंदे मातरम, ठीक है, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या लिखा, वंदे मातरम लिखा। और ये लोगों ने जब गाना गाया, आज भी दोस्तों हम जब जनगण मन गाते हैं तो आप देखेंगे गूज़बम्स आते हैं, ठीक है। वंदे मातरम गाते हैं, जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो कल्चरल प्रोग्राम्स में गाते तो आप में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आती है, आती कि नहीं, क्या भाई आपको वो टाइम याद आएगा कि जब हमारे लोगों पे जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, समझ गए। तो अब इन्होंने भी कुछ सेम ही काम किए, इन्होंने भी कुछ सेम ही काम किए
वो ये क्वेश्चन है, एज इट इज आपकी टेक्सुअल क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब हम एक हैं, ठीक है, कलेक्शन, कलेक्टिव, इकट्ठा, वो इकट्ठा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ये आपका क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से समझ लेना है इसको। चलिए भाई, बड़े ध्यान से समझ लेना ये पॉइंट, लॉन्ग आंसर में आपको ये सवाल पूछता है। नंबर वन, द आइडियाज ऑफ ला पत्रे एंड ली सिटीजन एम्फेसाइज्ड अ यूनाइटेड कम्युनिटी। दोस्तों इन्होंने ना दो टर्म्स यूज की, उसमें कुछ आइडिया को इन्होंने एम्फेसाइज किया, ठीक है। आइडिया ऑफ लापात्रे, लापात्रे का मतलब क्या है दोस्त, फादरलैंड, क्या है, फादरलैंड। एंड ली सिटीजन का मतलब है सिटीजन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं ना भारत हमारी माता है, हम इसके बच्चे हैं। भारत क्या है, भारत माता, तो ये इंडिया जो है ये हमारी माँ है, ये इंडियन जमीन जो है ये हमारी माँ है। तो पुत्र जब हम बोलते हैं कि इंडियन जमीन मेरी माँ, ये इंडिया मेरी माँ है, तो दोस्तों हमें उससे प्यार होता है, हमें उससे प्यार होता है कि नहीं होता है। वैसे ही फ्रांस के लोगों ने, रेवोल्यूशनरीज ने आइडिया पॉपुलराइज कराया, ये आइडिया बढ़ाया, किसका, लापात्रे एंड ली सिटीजन। ली सिटीजन मतलब हम इसके नागरिक हैं, इसके सिटीजन हैं, और ये हमारा फादर है। इन्होंने मदर नहीं बोला, इन्होंने बोला फादर, तो फादरलैंड, समझ गए। तो आइडिया पहला यूज किया लापात्रे एंड ली सिटीजन, और बोला हम सब इसके बच्चे हैं, जिसने एम्फेसाइज किया, जिसने प्रेशराइज किया किस फीलिंग को, अ यूनाइटेड कम्युनिटी, कि हम एक हैं। जैसे इंडिया बोलते हैं ना हम एक हैं, हम साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन नहीं है, हम एक हैं, हम बस इंडियन हैं, समझ गए। तो वो पहली बात इन्होंने इस आइडिया को प्रमोट किया, ठीक है जी, समझ आ गया। सर दूसरा काम क्या किया, बोला अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, जो ट्री कलर फ्लैग था उसको चुना गया, वॉज चूजन, and it replaced the former royal standard। very important point। दोस्तों अगर आप देखें, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा एक झंडा भी है, तिरंगा, तिरंगा। when you see तिरंगा, when you see Indian flag, you feel proud, ठीक है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, हम 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं, झंडा लेके घूमते हैं, बाइक पे झंडा टांग के गेड़ी मारते हैं, समझ रहे हो। वो झंडा क्या दिखा रहा है कि हम इंडियन से, वी लव इंडिया, इंडिया इज आवर मदर, हमारी माँ है। तो दोस्तों एक झंडे का एक रोल बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की आइडेंटिटी में। तो इन्होंने भी अपना एक झंडा बनाया, ठीक है। सर इससे पहले भी इनका एक झंडा था, बोरा पहले था रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि राजा, जो राजा की हुकूमत थी वो उनका अपना झंडा था, ठीक है। लुई 16 जो था उसका अपना झंडा था, बोरा उसको रिप्लेस कर दिया। एक नया फ्लैग, कौन सा फ्लैग, फ्रेंच फ्लैग। जैसे इंडियन फ्लैग 3 कलर है ना, 3 कलर तिरंगा बोलते, वैसे ही फ्रांस के फ्लैग में भी 3 कलर है दोस्त, और इन्होंने उस 3 कलर फ्लैग को चुन लिया, ठीक है, वॉज चोजन, और रिप्लेस कर दिया जो ओल्ड फ्लैग था, जो दर्शाता था राजा की पावर को, उसको क्या कर दिया इन्होंने, रिमूव कर दिया। अब लोग झंडे को देखेंगे, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जागेगी, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जागेगी। तीसरा, a state general was elected and it was renamed as National Assembly, और इस नेशनल असेंबली ने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बाद में फ्रांस के लोगों को राइट्स प्रोवाइड किए। सर वेरी सिंपल, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो एक बॉडी बनाएगी, उस बॉडी का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ताकि इंडिया के लोगों के पास खुद का संविधान हो, और हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से रूल ना हो, अपने बनाए हुए कानून से रूल हो, ठीक है। वैसे ही यहां पे इन्होंने क्या किया, एक बॉडी को इन्होंने क्या किया, इलेक्ट किया। इलेक्ट किया मतलब चुना, वोटिंग करके चुन लिया, स्टेट जनरल। सर स्टेट जनरल क्या है दोस्तों, स्टेट जनरल मैंने बोला जैसे हमारा पार्लियामेंट है, वैसे ही एक बॉडी है, इस बॉडी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। क्या है सर, बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स,
ठीक है जी। ठीक। अगर आपको याद होगा कि फ्रांस उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो फ्रांस की सोसाइटी 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी। ठीक है। पहली थी नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब राजा और इंपॉर्टेंट पावरफुल लोग नोबिलिटी थे। दूसरा स्टेट होता, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेट। सेकंड स्टेट था दोस्त, अगर आपको याद होगा तो वो था क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब धर्म से जुड़े हुए लोग, चर्च से जुड़े हुए लोग। ठीक है। और तीसरी जो स्टेट थी, तीसरा जो ग्रुप था वो था कॉमन लोगों का, वो था कॉमन लोगों का। तो दोस्तों ये जो इलेक्टेड बॉडी थी जिसको हमने नाम दिया स्टेट जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। आपने 9th में पढ़ा है, वैसे नहीं पढ़ा तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। तो ये बॉडी क्या थी? स्टेट जनरल वॉज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रांस, जिसमें तीनों ही ग्रुप के मेंबर्स शामिल होते थे। डोंट वरी, जब इसके आपके नोट्स में आपको दूंगा, जब इसके पीडीएफ्स आपको एप्लीकेशन से मिलेंगे, उसमें ये सब बातें लिखी होंगी। जब आप याद करोगे इजीली आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं फॉर्म करूंगा, सोशल साइंस आपके लिए मजाक बना दूंगा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्त, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सारे के सारे पीडीएफ्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए आप हमारा ये जो करियर नोबल करियर, पूरा नाम है नोबल करियर क्लासेस। ठीक है। नोबल करियर क्लासेस का एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। उसमें सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, जो मेरे खुद के बनाए दोस्त। ठीक है। चलो भाई, अच्छा बात चल रही थी, तो स्टेट जनरल को बोला चुन लिया गया, अब स्टेट जनरल पता लग गया। बाद में इन्होंने स्टेट जनरल का नाम चेंज कर दिया था। क्या नाम चेंज कर दिया था? नेशनल असेंबली। आपको पूछेगा, बोलेगा स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज, इसको चेंज करके क्या इसका नाम रखा गया था? नेशनल असेंबली। वेरी गुड। अगला चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोला न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, oaths were taken, martyrs were commemorated in the name of nation। दोस्तों बोलता है लोगों ने कस्में खाई, प्रतिज्ञा ली, लोगों ने प्रण ले लिया। ठीक है। लोगों ने शपथ ली। ठीक है। लोगों ने शहीदों को याद किया, लोगों ने हिम्स गाए। हिम्स का मतलब होता है गाने, रिलीजियस, किसी की तारीफ में। यूजुअल हिम्स होते हैं रिलीजियस होते हैं। ठीक है। लॉर्ड शिव भगवान की तारीफ में हम गाने गाते हैं, उनके वंदना करते हैं, वो गाने होते हैं। ठीक है। तो हम भी तो गाते हैं, क्या खूब लड़ी झांसी की रानी, सॉरी तो हम जैसे गाने गाते हैं ना, बड़े सारे गाने गाते हैं, आज़म शान शहनशाह एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे गाने गाते हैं। ठीक है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। तो इसमें क्या बता रहे हैं, ये देश बोल रहा है अलबेलों का, मस्तानों का, वंदे मातरम। ठीक है। तो जब इंडियन आर्मी चलती है, दुश्मन का दिल हिलता है, मेरे को गाना याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, तो हम गाने गाते कि नहीं आर्मी की प्रेज में, जो लोगों ने शहीदें दी हैं। ठीक है। भगत सिंह, उनकी प्रेज में। तो इन्होंने भी क्या किया, बोला हिम्स वर कंपोज्ड, गाने लिखे गए, बनाए गए हिम्स। दूसरी ओथ्स वर टेकन, लोगों ने कस्में खाई, मैं प्रण लेता हूं, ठीक है, हम इस गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे। उस वक्त वो क्या करते थे, बोस, गांधी, वो लोग क्या करते थे दोस्तों, यही तो करते थे, हम प्रतिज्ञा लेते हैं इस अंग्रेजी राज को खत्म कर देंगे जड़ से। आपके शहीद भगत सिंह, लाला लजपत राय, ये जितने भी नाम हैं आपके, बाल गंगाधर तिलक, समझ रहे? तो ये सारे लोग जैसे उस वक्त ये कसम लेते थे, ठीक है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, तो सौगंध ली ना, वही इन्होंने ओथ्स वर टेकन, कसम शपथ ले ली। ठीक है। और तीसरा मार्टर जो थे, जो शहीद थे, उनको याद किया गया। कोमेमोरेटेड मतलब यादगिरी, उनको याद करना। हम भी तो याद करते हैं ना, गांधी जी को याद करते हैं, ठीक है, देन भगत सिंह को याद करते हैं, सभी को याद करते हैं। तो इन्होंने भी बोल रहा है याद उन लोगों को किया, हिम्स लिखे, गाने लिखे, शहीदों को याद किया, शपथ ली इन्होंने, सब इन द नेम ऑफ नेशन, अपने मुल्क, अपने देश के नाम में ये सारे इन्होंने काम किए। तो लोगों में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आई। और तीसरा, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विद यूनिफॉर्म लॉज वाज पुट इन प्लेस। ठीक है। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आप समझना। फॉर अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विद यूनिफॉर्म लॉज वर पुट इन प्लेस। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से
देखो देखो सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म लॉ का मतलब क्या है? सेंटर के तरफ से, सेंटर की तरफ से बनाए गए, मान लो ये मैं आपको इजी करके समझा रहा हूं, एक्चुअल में इसका मतलब कुछ और ही है थोड़ा सा। सेंट्रलाइज्ड मतलब सेंटर की तरफ से, मान लो इंडिया। अब जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो कानून हिमाचल में है वही कानून पंजाब में भी है, जो पंजाब में वही हरियाणा में भी है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मर्डर की सजा अगर 5 साल होगी तो दूसरी जगह भी 5 साल ही होगी, ठीक है। अगर एक यूपी के बंदे को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो आप देखेंगे महाराष्ट्र के बंदे को भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उनको पढ़ने का अधिकार है तो इसको भी पढ़ने का अधिकार है। वहां पे अगर 1 किलो में 10 टमाटर मिलेंगे तो देश के दूसरे कोने में भी 1 किलो में 10 टमाटर ही मिलेंगे, ठीक है। तो बोल रहा यूनिफॉर्म लॉ, सभी के लिए लॉ एक जैसा बन गया। तो सर इसका मतलब इससे पहले एक जैसा लॉ, एक जैसा कानून फ्रांस में नहीं था? जी नहीं था, क्योंकि फ्रांस अगर आप देखेंगे तो ये भी वैसे तो मोर और लेस ये यूनाइटेड ही था, बट फिर भी कई सारे सेगमेंट्स में बटा हुआ था जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लॉज जो है वो फॉलो किए जा रहे थे, डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट पीपल एज वेल। फॉर एग्जांपल के लिए राजा, बड़े बड़े मिनिस्टर और चर्च के लोग, पादरी जो लोग, इनके लिए अलग कानून, आम बंदे के लिए अलग कानून। आम बंदा टैक्स देगा, ये बंदे टैक्स नहीं देंगे। इन बंदों को प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, सारी की सारी प्रॉपर्टी यही ओन कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने लॉ क्या कर दिए? यूनिफॉर्म कर दिए, एक समान कर दिए, एक जैसे कर दिए। इससे क्या आता दोस्तों? बंदे के दिल में खुशी होती है ना कि भाई मैं भी बराबर, ये भी बराबर, वो भी बराबर। डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई ना, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई। तो वही बोला एडमिनिस्ट्रेशन जो था, रूल करने का जो तरीका जो था, उसको सेंट्रलाइज करके यूनिफॉर्म लॉज जो है इन्होंने लाई, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो गया? सेंट्रलाइज्ड, यानी कि सारी की सारी पावर सेंट्रल जो गवर्नमेंट इन्होंने चुनी उसके पास आई और उन्होंने यूनिफॉर्म लॉज जो है उसको इंप्लीमेंट कर दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या किया इन्होंने? बोला इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर abolished एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, दूसरा यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। यहां पे दो बातें बोला पहले इंटरनल कस्टम जो ड्यूटीज थी उनको क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना दोस्त। इंटरनल कस्टम ड्यूटी का मतलब है टैक्स। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है? टैक्स। जब भी सामान, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह में जाता है तो इसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाता है। यहां का बंदा या राजा इसके ऊपर टैक्स लगा देगा, उस टैक्स को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो दोस्तों फिर यहां का सामान बेचने वाले बंदा जब यहां पे इसका सामान जाएगा, जब इस बंदे के सामान के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, मान लो इसने कोई 2 रुपए की चीज भेजी और इस मुल्क ने 3 रुपए ऊपर टैक्स लगा दिया, यानी कि ये सामान इस मुल्क में 5 रुपए का जाते ही हो गया। उसके बाद में आगे चलते चलते ये और भी सामान महंगा होगा, ठीक है। वहीं अगर पे ये कस्टम ड्यूटी ना लगाई जाए तो ये 2 रुपए का सामान जो बेचा गया यहां पे भी 2 रुपए का मिलेगा और ये सामान सस्ते में बिकेगा। जब सामान सस्ते में बिकेगा, ज्यादा बिक्री होगी। जब ज्यादा बिक्री होगी तो ये जो व्यापारी है, ये जो ट्रेड है, इसके पास ज्यादा बेनिफिट्स इसको मिलेंगे, ये ज्यादा पैसा कमाएगा। जब ये ज्यादा पैसा कमाएगा दोस्त, तभी इसको और ज्यादा खुशहाली आएगी और ज्यादा प्रोस्पेरिटी आएगी, ठीक है। तो लोगों को बिजनेस में हेल्प करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बोल रहे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, फ्रांस के अंदर अंदर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, बोला आप, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है, मान लो जी कल हमारी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, सपोज कल हमारी गवर्नमेंट बोल रहे हैं जी जम्मू एंड कश्मीर से जो सामान पंजाब में जाएगा
उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आज तो वैसे लगता है, समझ गए। पंजाब से जो हरियाणा में जाएगा उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। भाई कहीं पे भी सामान जाए कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो लोगों को भी सामान सस्ते में मिलेगा, व्यापारी को भी बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या आ रहेगी, देश में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी और देश मजबूत होगा। तो यहां पे भी इन्होंने ये काम किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, फ्रांस के अंदर अंदर की कस्टम ड्यूटीज को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा बोलता है यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, ये पैसे से जुड़ा हुआ पॉइंट है, ये कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ पॉइंट नहीं है, समझ गया। पहले जितने भी पॉइंट्स पढ़े वो सारे पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ पॉइंट्स है, ये इकोनॉमी का पॉइंट है, ताकि लोगों को प्रॉस्पेरिटी मिले, लोगों के पास पैसा आए, लोगों का जिंदगी खुश हो जाए, खुशहाल हो जाए। और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स मेजर्स क्या, वेट्स भाई आप जाते हैं दुकान पे, बट्टा देखा ना, 1 किलो का पत्थर, 2 किलो का पत्थर, वही तो वेट्स है, वो वेट्स है। सर मेजर्स क्या है, सर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सर लीटर का वो आपने देखा होगा डोंगा जैसा जो बर्तन है, ठीक है। तो वेट्स एंड मेजर्स को भी यूनिफॉर्म कर दिया। सर इसका मतलब समझ नहीं आया दोस्त, जैसे हमने बोला ना, बड़े सारे ऐसे छोटे छोटे एरियाज थे, उन छोटे छोटे एरियाज में अपने वेट्स एंड मेजर्स थे। अपने वेट्स एंड मेजर्स का मतलब ये कि सर अगर किसी बंदे को हरियाणा में 1 किलो में 10 टमाटर मिल रहे थे या 10 आलू मिल रहे थे, उसी बंदे को पंजाब में 1 किलो में 2 आलू मिल रहे थे। तो इससे भी क्या होता है, बिजनेस करने में हौच पौच क्रिएट हो जाता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप सोचो ना, आप सोचो फॉर एग्जांपल आप पीछे से लेके आए 1 किलो, वहां से आपको 10 मिल गए और जम्मू में आते ही ये 1 किलो 2 हो गया, तो कभी कभी आप देखेंगे आपको घाटा हो जाएगा इधर, समझ गए। तो ये बिजनेस करने में भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लो जी आप यूपी में हो, ठीक है, यूपी में हो, आपने जेब में रखे हैं 10 रुपए, आप चले गए जी बिहार गए इस इलाके में, 10 रुपए की चॉकलेट लेने के 10 की चॉकलेट ही नहीं मिली, वो रही हमारे यहाँ 10 नहीं, हमारे यहाँ तो ये 1 है, समझ रहे। तो अलग अलग करेंसी होगी यहाँ पे। वैसे ही वेट्स एंड मेजर्स का भी एक होना जरूरी है। अब जैसे आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में जाए, वेट्स एंड मेजर एक ही तो है, तो इन्होंने वेट्स और मेजर्स को एक कर दिया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एबॉलिश कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो अगला बोला फ्रेंच फ्रांस में होने वाली चीज फ्रेंच जो है, यहां पे लैंग्वेज की बात चल रही है। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन एंड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। दोस्तों इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट पैंतरा अपनाया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। अब देखो बोला वहां पे जो फ्रेंच लैंग्वेज थी ना, फ्रेंच लैंग्वेज, उसको इन्होंने प्रमोट किया, ठीक है जी। और जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, उनको इन्होंने कम करने की कोशिश की। कहने का मतलब ये है रीजन वाइज रीजन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम कर्नाटका, वहां पे बंदे क्या बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कन्नड़। इफ यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, यू पीपल आर स्पीकिंग तेलुगु, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम केरला, यू आर स्पीकिंग मलयालम। जम्मू एंड कश्मीर से हो डोगरी बोलोगे, कश्मीर में कश्मीरी बोलेंगे, पंजाब में पंजाबी बोलेंगे। दोस्तों ये क्या है, रीजनल डायलेक्ट्स हैं, रीजनल अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। दोस्तों लैंग्वेज जो है ना एक बाइंडिंग फोर्स होती है। लैंग्वेज क्या है, एक बाइंडिंग फोर्स है। लैंग्वेज लोगों को जोड़ने का काम करती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम बिहार, सपोज लेट्स सपोज इफ यू आर फ्रॉम बिहार, ठीक है, आप बिहार में हो। नाउ आप बिहार से काम करने के लिए आप इंजीनियर बन गए, कल आप पहुंच जाते हो बेंगलोर या फिर कर्नाटका में ही है बेंगलोर, ठीक है। वहां पे सब लोग क्या बोल रहे, कन्नड़ बोल रहे, इंग्लिश बोल रहे। मे बी सपोज आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, बोलने में मजा नहीं आता, ठीक है। बट आपने देखा कि बेंगलोर के एक रेस्टोरेंट में मुझे एक बंदा दिखा जो हिंदी बोल रहा है या बिहारी बोल रहा है या भोजपुरी बोल रहा है। दोस्त जैसे ही आप उसको सुनोगे ना, आपका दिल करेगा यार ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा दोस्त है। पंजाबी को दूसरा पंजाबी मिलेगा तो एक कनेक्टिंग फोर्स है, उसके साथ उसकी दोस्ती 2 मिनट में हो जाएगी। कश्मीरी को कश्मीरी मिलेगा, वो 2 मिनट में यूनाइट हो जाएंगे, समझ रहे हो। हिंदी बोलने वाला अब्रॉड में, फॉर एग्जांपल यूके में अगर कोई हिंदी बोलने वाला किसी को मिलेगा तो वो आपस में जल्दी कनेक्ट फील करेंगे। तो दोस्तों लैंग्वेज जो है कनेक्टिंग फोर्स है। तभी इंडियन गवर्नमेंट भी हमारी जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रही है, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश कर रही है। अभी तक है नहीं, ताकि कॉमन लैंग्वेज बन जाए, सब लोग हिंदी बोले, समझ रहे हैं।
तो फ्रांस ने भी ये किया, बड़ा फ्रेंच जो लैंग्वेज थी इट बिकेम कॉमन लैंग्वेज बना दिया। बाकी की जो साइड साइड की लैंग्वेज थी उनको कम करने की कोशिश की, क्योंकि लैंग्वेज एक बाइंडिंग फोर्स है। इन सब स्टेप्स को फॉलो करके दोस्तों इन्होंने कोशिश की कि हम फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाएंगे। दोस्तों बड़ी छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने बड़े अच्छे तरीके से लेंथी इसको कर करके एक एक सिंगल टर्म भी आपको मैंने समझाया है। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। दोस्तों फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? नेशनल असेंबली ने। नेशनल असेंबली का पुराना नाम क्या था? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या है सर? इलेक्टेड लोग थे। स्टेट जनरल कैसी बॉडी थी? ठीक है सर इसके बाद में जो फ्रांस में जो नेशनलिज्म आया, जब देखा लोगों ने, आसपास के यूरोप के लोगों ने देखा, स्विट्जरलैंड ने देखा, जर्मनी ने देखा, पोलैंड ने देखा, रशिया ने देखा, समझ रहे हैं, तो उनको भी लगा यार हमें भी नेशनलिज्म आना चाहिए, हम क्यों पीछे हैं, हमारा भी देश फ्रांस जैसा बनना चाहिए। तो दोस्त ये नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे फ्रांस में फैलना स्टार्ट हो जाएगी, पूरे फ्रांस में फैलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी फ्रांस में बहुत ज्यादा उथल पुथल भी आएगा, और इस उथल पुथल के बीच में एक बंदा उभरेगा, एक बंदा सामने आएगा जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन, और नेपोलियन जो है, जो यहाँ पे अभी नेशनल असेंबली ने गवर्नमेंट फॉर्म की है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अभी आ गया है दोस्तों, उस दोबारा तबाह करके वो पावर अपने हाथ में लेगा। नेक्स्ट हम जो एपिसोड होगा उसमें पढ़ेंगे नेपोलियन और नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। दोस्तों पिछले 2 लेक्चर्स में हमने यहां तक ये पेज जो है डिस्कस किया है। नाउ अब हमने आगे का ये पेज जो है ये डिस्कस करना है। अब मेरे पीछे जो हेडिंग आप देख रहे हैं इसमें हमने लिखा है मिशन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। ये रेवोल्यूशनरीज कौन है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो लोग थे। नाउ समझना आप ध्यान से। फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया 1789, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, फ्रांस एक नेशन बन गया। नेशन बनने का मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ नेशन, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, अपने देश से, अपने मुल्क से प्यार मोहब्बत। ठीक है, नाउ फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो जो लोग थे, वो ये चाहते थे कि जिस तरीके से फ्रांस में नेशनलिज्म आया है उसी तरीके से आसपास की जितने एरियाज हैं, आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो स्विट्जरलैंड है, चाहे वो हॉलैंड है, चाहे वो जर्मनी है, इसमें भी क्या आना चाहिए? नेशनलिज्म आना चाहिए। बिकॉज सब लोग जो है एक साथ मिलकर रहें और अपना अपना एक नेशन बनाएं। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? ये देखिए आपकी किताब में भी ऐसे ही मेंशन है। बोलता रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन, कि हमारा क्या है? ये हमारा मिशन है, ये हमारा एम है, एंड डेस्टिनी, और हमारी ये किस्मत है कि हम क्या करें? फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप। हम क्या करें? यूरोप के लोगों को आजाद करवा दें, लिबरेट करवा दें। कहां से? किसके चंगुल से? फ्रॉम डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब दोस्त होता है एक राजा की गवर्नमेंट जो डिस्पोटिक होती है। डिस्पोटिक का मतलब यह है राजा की गवर्नमेंट क्रूअल होती है, ओप्रेसिव होती है, वो किसी का क्रिटिसिज्म नहीं सुनता, जो भी बंदा उसके अगेंस्ट जाएगा वो उसको मरवा देता है राजा, तो उसको बोलते हैं डेस्पोटिज्म। तो बोल रहा है हमें, जैसे हमने फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राजा की गवर्नमेंट को खत्म करा, नाउ हमारा ये एम है, हमारा ये मिशन है, हमारा ये कह सकते हैं ये हमारी कोशिश है कि पूरे यूरोप के लोग जो हैं राजा की गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं उनसे आजाद होके एक डेमोक्रेसी में आ जाए। इन अदर वर्ड्स क्या बोलेंगे? टू हेल्प पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों की हेल्प करे, टू बिकेम नेशंस, उनको भी हमने क्या बनाना है? नेशंस बनाना है। ये दोस्त ये है, ये इस लाइंस में आपका ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें मेंशन किया गया। नाउ अब बोला जी हमारा ये एम है, हमारा ये एम है। दोस्तों जब यूरोपियन कंट्रीज में फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात चली 1789 में, जब लोगों को पता लगा यार फ्रांस में ऐसा हो गया, फ्रांस के लोगों ने मिलके राजा की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका है, तो फ्रांस के लोगों ने मिलके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दी है, तो आसपास के जितने लोग हैं ना उन्होंने भी सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर दी, उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दी, उन्होंने भी क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिए, ताकि हम भी राजा की गवर्नमेंट को तबाह करके डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करें, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। और उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिए? जैकोबिन क्लब्स। अब आपको जैकोबिन क्लब्स याद आ रही होंगे दोस्त,
ठीक है। जब फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है आपका, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे अगर आपको याद होगा, तो हमें क्लास 9th में हम पढ़ते हैं कि क्या बनते हैं, जेकोबिन क्लब्स बनते हैं। दोस्तों जेकोबिन क्लब्स पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जेकोबिन क्लब्स क्या थे? जेकोबिन क्लब्स वो क्लब्स थे जो अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे। क्लब का मतलब ग्रुप, जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, बट इनका आजादी के लड़ने के लिए जो स्टाइल था वो थोड़ा अलग था। इनका स्टाइल कैसा था? सेम जैसा भगत सिंह का था, जैसा राजगुरु का था, चंद्रशेखर आजाद का था, औरबिंदो घोष का था, लाला लजपत राय का था। वो क्या करते थे? वो बात नहीं करते थे, वो वायलेंस करते थे, वो बंदूक उठाते थे, वो बॉम्ब गिराते थे। समझ गए? तो ये जो जैकोबिन क्लब थे ना, पहले तो जैकोबिन क्लब फ्रांस में बना, तो जब फ्रांस की खबर आसपास एरियाज में हुई तो उन लोगों ने भी जैकोबिन क्लब्स बनाए। तो इन लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपको जैकोबिन क्लब्स क्या है? आपने 9वीं में तो पढ़ा है, यहाँ पे आप नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपकी किताब में एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप देखें जैकोबिन क्लब क्या है। और जैकोबिन क्लब्स या फिर जैकोबिन्स, जैकोबिन्स कौन होंगे? जो इस क्लब के मेंबर होंगे वो जैकोबिन्स होंगे। ये क्या है? Political group of the French Revolution identified with extreme radicalism and violence। ये लोग क्या करते हैं? वायलेंस करते हैं, अपने जो भी इनके एम्स है उनको फुलफिल करने के लिए वायलेंस। रेडिकलिज्म का मतलब है सडन चेंजेस लाना, रेडिकल सोसाइटी, समाज में जो एस्टेब्लिश चीजें उसको खत्म करके नई गवर्नमेंट फॉर्म कर देनी। इनका ये आइडिया था जैकोबिन क्लब्स का। और फ्रांस में जो जैकोबिन क्लब था उसका फाउंडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। 9th क्लास में हम पढ़ते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर इसका फाउंडर है। दोस्त ये वाला पेज आपको याद करना है। मैंने आपको बताया कि जब 1798 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसका इंपैक्ट आसपास के एरियाज में भी पड़ा, तो वहां पे भी ऐसे क्लब जो हैं वो बनाए जा रहे थे। और उसका मेंशन आपको आपकी किताब के फिगर नंबर 2 में दिया गया है। ये देख सकते हैं आप फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2। ये जो दो आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है, देखो अब कंपैरिजन नहीं चल रहा, बड़े ध्यान से देखो। एक फिगर आपको ये दिख रही है, मैं चेंज कर लेता हूं कलर। एक फिगर आपको ये दिख रही है, ठीक है, और एक फिगर आपको ये दिख रही है। ये भी दोस्तों एक फोर्ट है, फोर्ट रहने दो आप, ये भी एक प्रिजन है, एक जेल है, ठीक है, और ये भी एक प्रिजन है, एक जेल है, ठीक है। ये वाली जो प्रिजन है ये फ्रांस की एक प्रिजन है, और ये वाली जो जेल है ये जर्मनी की एक प्रिजन है सर, ठीक है। क्योंकि 1798 में जब रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ तो जर्मनी का एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है एंड्रियस रब्बैन, यहां पे लिखता हूं एंड्रियस, ये आ गया एंड्रियस रब्बैन, एंड्रियस रब्बैन, ठीक है। तो जब बोलता है द कवर ऑफ जर्मन एल्मिनैक, द कवर ऑफ जर्मन एल्मिनैक, आप अपने बुक में देखना, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, आप बुक में देखना साथ साथ में। द कवर ऑफ जर्मन एल्मिनैक, दोस्तों एल्मिनैक का मतलब क्या है? एल्मिनैक का मतलब होता है कैलेंडर। एल्मिनैक का मतलब क्या होता है? कैलेंडर। तो उस कैलेंडर का ये कवर है, उस कैलेंडर का ये क्या है? कवर है। ये किसने डिजाइन किया? बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियस रब्बैन। और कब? 1798 दोस्तों, कब? 1798। 1798 आप ये बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो आपका कब हो गया था? 1789, ठीक है, सॉरी 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अच्छा यहां पे भी याद कर लेना, ये 1789 में ही हुआ था रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 1789 के आप देखेंगे तकरीबन उसके 10 साल बाद या 9 साल बाद ये कवर डिजाइन किया जाता है। तो ये कहां से इंस्पायर हुआ ये बंदा? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुआ। इसमें देखो क्या बताया गया है, समझो जरा। बोलता है the image of the French Bastille being stormed by the revolutionaries crowd has been placed next to the similar fortress meant to represent bastion of despotic rule in German province Kassel। समझो ध्यान से,
दोस्तों अगर आपको याद होगा 1789 में जब रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस में जो लोग थे, जो बेचारे भूखमरी के शिकार थे, जो अनएम्प्लॉयड थे, जिनको गुस्सा था, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनको काम नहीं मिल रहा था, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, वो लोग राजा के अगेंस्ट में क्या कर रहे होते हैं? प्रदर्शन कर रहे होते हैं, विद्रोह कर रहे होते हैं। और वो इतने गुस्से में आते हैं कि फ्रांस की जो एक जेल है दोस्त, वो जो जेल है, जो बेस्टील है, ये उसको क्या कर देते हैं? जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं। क्यों अटैक करते हैं? कि यहां से हमें कुछ मिलेगा जिसको हम लूट सकें। तो अंदर जाते हैं, वहां पे कैदी वैदी होते हैं, उनको आजाद कर देते हैं, सोचते हैं कि कोई हमें असला बारूद मिलेगा, कोई वेपन्स मिल जाएंगे, हथियार मिल जाएंगे, हम वहां से लूट के लेके आएंगे। तो ये क्या कर देते हैं? उस फोर्ट में जो है वो चले जाते हैं, उस बेस्टील में चले जाते हैं और उस पर क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। और वहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है। वही सिंबल है, वही इवेंट है जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है। ठीक है, तो उसी को कंपेयर किया जा रहा है, बोल रहा है फ्रांस का जो फोर्ट है इज बीइंग प्लेस नेक्स्ट टू दिस कवर। इसके सामने उसको पेश किया गया है। यह दर्शा रहा है जिस तरीके से यहां पर डिस्पोटिक रूल जो है, यहां पे लिखा है, देख लो यहां पे, टू रिप्रेजेंट द बेस्टियन ऑफ डिस्पोटिक रूल इन जर्मनी, जर्मनी प्रोविंस कासेल। ठीक है, क्योंकि ये डिस्पोटिक रूल का प्रतीक है, उसका सिंबल है। दोस्त जेल जो है, फॉर एग्जांपल जब गवर्नमेंट जो कोई प्रदर्शन करता है, धरना प्रदर्शन करता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करता है, तो गवर्नमेंट अपनी आर्मी भेजती है, पुलिस भेजती है और इसको पकड़ के जेल में डाल देती है। तो जब हम जेल को देखते हैं तो जेल किसका प्रतीक है? जेल प्रतीक है गवर्नमेंट की पावर का, इस गवर्नमेंट की और राजा की। उस वक्त पे राजा की गवर्नमेंट थी और राजा की ये जो जेल था, जो भी बंदा राजा के अगेंस्ट में बात करता था, राजा इसको पटक के कहां पे डाल देता था? जेल में डाल देता। उसी को बोला है, ये क्या है? डेस्पोटिक रूल का क्या है? उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये जेल। दोस्तों एक तरफ इसने ये फ्रांस की जेल रखी है और दूसरी तरफ जर्मनी की ये फोर्ट्रेस मतलब किला जो जेल है एक, वहां पे ये रखा है दोस्त। ठीक है, बड़ा accompanying द इलिस्ट्रेशन इज द स्लोगन। साथ में इसके एक स्लोगन भी मेंशन्ड है। यहां पे दोस्त ये स्लोगन लिखा गया है और वो स्लोगन क्या है? लिखा है द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। स्लोगन में बोला है, नारा दिया गया है कि लोगों को सीज करना है, अपनी फ्रीडम खुद सीज करेंगे। अपनी फ्रीडम खुद सीज करना मतलब आजादी, आपको लड़के आजादी लेनी पड़ेगी, आप भीख मांग के आजादी नहीं ले सकते। समझ रहे मेरी बात? जैसे बोस ने बोला था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। यहां पे भी वही बात उसने लिखी है कि पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। सीज का मतलब घेर लेना, कवर कर लेना, कैप्चर कर लेना, छीन लेना। अपनी फ्रीडम आपको खुद ही छीननी पड़ेगी। और कंपेयर कर रहे हैं जैसे फ्रांस में लोगों ने किया था, उसी के साथ में क्या कर रहे हैं कंपेयर आपकी देखेंगे। तो एंड्रियस रबमैन जो है बोलते हैं वो रहता है कहां पे? जर्मनी की एक सिटी है मेन्स। जर्मनी की एक सिटी है मेन्स। और ये बंदा भी जर्मनी का जो जैकोबिन क्लब है उसका मेंबर है। जर्मनी का जैकोबिन क्लब का मेंबर है एंड्रियस रबमैन। सर एंड्रियस रबमैन कौन है? जर्मनी का एक जर्नलिस्ट है, एक मीडिया में काम करने वाला बंदा है, एक रिपोर्टर है, मीडिया से जुड़ा हुआ बंदा है। तो इसने एक कैलेंडर बनाया, एल्मेनेक बनाया, जिसको कंपेयर किया इसने फ्रांस के साथ। एक तरफ फ्रांस की उस जेल को लगाया जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, और एक तरफ इसने इमेजिन किया कि जर्मनी में भी ये जो जेल है, कासेल में ये जेल है, इसको भी इसी तरीके से तबाह किया जाएगा और फ्रीडम हम अपनी क्या कर लेंगे? छीन देंगे। तो ये बात जो है ये फिगर 2 में आपको बताई गई है, समझ गए? अब नाउ दोबारा से आप अपनी बुक की लाइंस के ऊपर आओ। ठीक है, बोल रहा है जब द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ द यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगैन सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब फ्रांस के जो इवेंट्स थे, जो फ्रांस में रेवोल्यूशन की खबर आसपास के इलाकों में जा रही थी, जर्मनी में जा रही थी, पोलैंड में जा रही थी, इटली में जा रही थी, तो वहां पे भी ऐसी सोसाइटीज बनना स्टार्ट हो गई। समझ गए? क्योंकि दोस्त जब एक मुल्क में कोई उथल पुथल होती है, उसका इफेक्ट, उसका इंपैक्ट आसपास की कंट्रीज में भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ठीक है, दुबई, कुवैत। ये एरिया जो है ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोल डीजल यहीं से आता है ज्यादातर इंडिया में भी।
अगर इन एरियाज में कल कोई वॉर हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, तो उसके इंपैक्ट्स इसके आसपास की कंट्रीज में भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ गए। वैसे ही जब फ्रांस में ये जो पंगे हो रहे थे, ये जो फ्रांस के जो इवेंट्स हो रहे थे, इसने इंस्पायर किया आसपास के लोगों को, जर्मनी को, पोलैंड को, और उन्होंने भी क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। सर जैकोबिन क्लब का तो मेरे को पता लग गया, जैकोबिन क्लब वो क्लब है जो वायलेंस करते हैं, आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, ये पॉलिटिकल ग्रुप है। पहला जैकोबिन क्लब फ्रांस में बना, ना दूसरे एरियाज में भी बनने इन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। हॉलैंड दोस्तों आज का नेदरलैंड्स है, ठीक है। इसके बाद में बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1970s। What are their activities and campaigns? किन की एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स दोस्तों, इन जैकोबियन क्लब्स की एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स। जर्मनी में भी ये काम हो रहा था, पोलैंड में भी हो रहा था, सब जगह ये काम कर रहे थे। पर इसने एक रास्ता तैयार किया, इसने एक जरिया क्रिएट कर दिया। क्यों, आप देखेंगे अभी नेपोलियन के अंडर, अभी नेपोलियन एक हीरो आएगा, दूसरा बंदा आएगा, इनकी आर्मी इन एरियाज को इन्वेड करती है, इन आर्मी इधर आती है और ये बाकी के यूरोप को कब्जा लेता है फ्रांस, ठीक है। नेपोलियन आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी। तो बोल रहे इसी की वजह से यहां पे क्या हो गया, फ्रेंच आर्मीज, ठीक है, विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन एरियाज में फ्रांस की आर्मी जाती है और फ्रांस की आर्मी का लोग वेलकम भी करते हैं। तब फ्रांस की आर्मी का वेलकम भी करते हैं। क्यों वेलकम करते हैं, उनको लगा हाँ भाई जैसे इन्होंने फ्रांस को बना दिया, फ्रांस को इन्होंने डेमोक्रेसी बना दिया, राजा की गवर्नमेंट खत्म कर दी, फ्रांस में सब कुछ अच्छा हो गया, हमारे यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दोस्त इस आर्मी को लीड पता है कौन कर रहा होता है, नेपोलियन कर रहा होता है, नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा होता है। वो आप देखोगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो जी हो गया, आगे देख लेते हैं। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स, जब इन कंट्रीज में रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो है वो चली, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो फ्रांस की जो आर्मी है, नेशनलिज्म का जो आइडिया था, जो नेशनलिज्म इन्होंने फ्रांस में सेटअप किया था, ये फ्रांस के बाहर भी, अब्रॉड मतलब देश से बाहर, ठीक है, वहां पे भी ले जाना इन्होंने शुरू कर दिया। और इस आर्मी को लीड कौन कर रहा होता है, नेपोलियन। नेपोलियन दोस्तों एक मिलिट्री जनरल है, एक ऐसा बंदा है अब जो आप देखेंगे। अच्छा अब थोड़ी सी और मैं आपको बात समझा देता हूं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। दोस्तों 1789 में ये होता है, दोस्तों 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन हो गया। फ्रांस में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, फ्रांस में क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया। नाउ इसी के चलते दोस्तों आप देखेंगे थोड़ी टाइम के बाद में फ्रांस में कंडीशन जो है वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। कंडीशंस क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि जैकोबिन्स क्लब जो होंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा खून खराबा कर रहे होंगे। ये इतना खून खराबा करते हैं कि फ्रांस के राजा लुइस 16 को भी मार देते हैं, उसकी बीवी मैरी एंटोनीट को भी मार देते हैं। तो जब फ्रांस में इतना ज्यादा खून खराबा होता है, नाउ वहां पे जो गवर्नमेंट चुनी होती है, कौन सी, नेशनल असेंबली, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने देखा, ठीक है। तो नेशनल असेंबली जो है इसके भी हाथ खड़े हो जाते हैं, इनसे सिचुएशन ही कंट्रोल नहीं होती। जब सिचुएशन कंट्रोल दोस्तों नहीं होती तो आप देखेंगे 1804 में सारी के सारी पावर जो है वो नेपोलियन जो है अपने कंट्रोल में ले लेगा। सर नेपोलियन कौन था, आर्मी मिलिट्री जनरल था। सारी की सारी पावर जो है अपने कंट्रोल में ले लेगा और अपने आप को डिक्लेयर कर देगा एम्परर, एम्परर ऑफ फ्रांस। और अगला लेक्चर जो हमें पढ़ना है वो हमें यही पढ़ना है नेपोलियन के बारे में, ठीक है। तो नेपोलियन क्या काम करेगा, वो रिफॉर्म्स लाएगा और उसके रिफॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सिविल कोड ऑफ 1804 बोलेंगे, ठीक है। और दोस्तों नेपोलियन जो है जिन जिन इलाकों को जीतता है वहां पे भी जाएगा, कुछ अच्छे काम होंगे, कुछ बुरे काम होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे और उसके इफेक्ट्स देखेंगे। आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, वीडियो को कर दें लाइक। इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंगली अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी, उन्हीं को पढ़ना है और
वो तो कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन एंड आंसर्स के अलग पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस आपको उन्हीं के साथ में पढ़ना है और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां पे कोर्सेज को आपके जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा। और दोस्तों आप हमारे साथ बात करके और भी इन कोर्सेज के बारे में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।